हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। और आज अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। और सॉलिड स्टेट के बारे में आज अपने को स्टार्ट करना है। तो पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बात यही आती है कि सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन। तो जब जनरल इंट्रोडक्शन की बात आती है तो आपको पता है सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इज लेस एंड इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर मोर। मतलब ऐसे कह सकते हैं अपन मैटर की वो स्टेट जिसमें मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। पार्टिकल वर्ड यहाँ पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंटर एटॉमिक भी हो सकता है। तो इसलिए पार्टिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक सारे चीज़ों के लिए। तो एटम्स भी हो सकते हैं, हालांकि एटम्स में अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एटम्स में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो अपन इंटरमॉलिक्यूलर पे बात कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो लेस होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये लेस और ये मोर। ठीक है, अब इससे पहले बात आती है कि अब सॉलिड स्टेट तो एक टाइप से मैटर की स्टेट है। मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर की भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है। मैटर की डेफिनेशन ये होती है कि मतलब ऐसा सब्सटेंस कह सकते हैं जिसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मास हो, है ना। मैटर हमेशा मैटर कहेगा आपके मैटर में दो थिंग्स आपको हमेशा इंक्लूड करनी है। एक तो करनी है आपको मास, तो कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। मास कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मास कभी भी जीरो नहीं होगा और एक कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। ये दो जो अगर ये दो कंडीशन कोई भी सब्सटेंस कंप्लीट करता है तो उसको मैटर माना जाता है। जैसे अपन कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये पेन ही ले लेते हैं। तो इस पेन का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका वेट है और कुछ ना कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अपन खुद हो गए, अपना मास है, अपना कुछ ना कुछ स्पेस है। तो इस मैटर की ही एक स्टेट हो गई सॉलिड स्टेट। मैटर की अपन नॉर्मली 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपने को सॉलिड स्टेट के बारे में कंप्लीटली पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट हो गई। और सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, ज्यादा हो और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो, लेस हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको, यहाँ पे इस गोलों को मैंने मॉलिक्यूल्स जो स्पेयर्स बना रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मॉलिक्यूल्स मान रहा हूँ मैं। जब मैंने ये स्पेयर्स बना दिए तो अपन देखेंगे कि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही लेस है और ये आपस में बहुत ही लेस स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट रहता है और ये आपस में बिल्कुल नजदीक नजदीक प्रेजेंट रहते हैं। तो ये होते हैं सॉलिड्स। तो अब इनकी बात सॉलिड्स की ये तो होगी भाई कि एक तरीके से डेफिनेशन मान सकते हैं सॉलिड स्टेट की। उसके बाद बात आती है कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं सॉलिड्स, ठीक है। तो यहीं से देख सकते हैं, सबसे पहला तो इनका एक शेप जो होता है वो डिफाइनाइट होता है। डिफाइनाइट का मतलब निश्चित, मतलब एक फिक्स शेप शो करते हैं। अपने को पता है सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। सेकंड, यहाँ पे इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में आगे पीछे नहीं हो सकते या अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, ना ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। तो इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। थर्ड थिंग, रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। शेप डिफाइनाइट होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, रिजिड होते हैं। और भी इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कंप्रेसिबल नहीं होते, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल मतलब
आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैस स्टेट होती है, उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड। सॉलिड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनमें कंप्रेशन नहीं होता, मतलब आप इन पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होंगे ये। डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, हायर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। उसके अलावा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो ये हो जाती है सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज। कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल होना, रिजिड होना, वॉल्यूम फिक्स होना, शेप इसकी फिक्स होना, डेंसिटी फिक्स होना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लेस होना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होना। तो ये अपने हो जाते हैं सॉलिड स्टेट के जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की जब बात करेंगे अपन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स को कितने मतलब टाइप में बांटा जा सकता है, या कितने टाइप हो सकते हैं, बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक सेकंड टाइप होता है, वो होता है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज, तो वेरियस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। एक सॉलिड होता है जिसको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक टाइप के सॉलिड होते हैं उनको बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। एक बात ध्यान दें, एमॉर्फस सॉलिड को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोला जा सकता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, अपने को इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में इन दोनों पे चर्चा करनी है, तो अपन ऐसा करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन ही ले लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो अपने को दोनों की प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएंगी और दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। फर्स्ट आती है इसमें प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनमें होती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक मान लो जैसे सॉलिड है, जैसे मान लो मैंने ये सॉलिड लिया, ठीक है। अब इस सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो स्ट्रक्चर यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। लॉन्ग रेंज मतलब एक लंबी दूरी तक उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रह रहा है, उनका जो अरेंजमेंट जो है अंदर पार्टिकल्स का वो सेम रह रहा है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड में यहाँ आपको अलग मिलेगा, यहाँ आपको अलग मिलेगा, यहाँ आपको अलग मिलेगा, तो इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे हो जाएगी इनडिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जब सॉलिड से आप लिक्विड में कोई भी कन्वर्ट होता है ना, तो वहां पे जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है।
तो वहां यहाँ पे इसकी डिफाइनाइट मतलब होती है, मतलब निश्चित होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है, जबकि यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। किसी सॉलिड में ज्यादा हो गई, किसी में कम हो गई, है ना, या फिर किसी स्टेट में ज्यादा हो जाए और किसी में कम हो गई। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग डिसऑर्डर हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, और एक होता है स्मूथ क्लीवेज कट, कह सकते हैं अपन इसको, स्मूथ क्लीवेज कट। मतलब जैसे आप इस बॉक्स को काटते हो मान लो, तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस के दो बॉक्सेस मिल जाएंगे, बिल्कुल स्मूथली कट जाते हैं, जो वो तो होते हैं स्मूथ क्लीवेज कट में। और यहाँ पे रफ क्लीवेज कट मान सकते हो या इररेगुलर क्लीवेज कट मान सकते हो, रफ क्लीवेज कट या इररेगुलर क्लीवेज कट। मतलब जैसे आपने किसी भी सॉलिड को काटा तो वो इस तरीके से, जैसे ये हो गया और ये पार्ट ऐसे हो गया, तो एक इररेगुलर कट आता है उनका, या स्मूथ नहीं होता है। उसके अलावा बात करते हैं अपन एनाइसोट्रॉपिक, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, अगर किसी डायरेक्शन, जैसे मान लो मैं ये कोई सॉलिड बना रहा हूं, जैसे ये कोई सॉलिड है, ठीक है, तो आप अगर इसकी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, आप अगर इसकी अदर डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे वहां अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ आपको सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। इसका जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, एनाइसोट्रॉपिक का एक एग्जांपल होता है लकड़ी या वुड। तो वुड को जब आप देखते हो तो वुड का जो मिडिल वाला पार्ट होता है या बीच में जो पार्ट होता है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और बाद में जैसे जैसे आप उसके बाहर बाहर आते जाते हो तो वुड का जो आउटर साइड का पार्ट है, जैसे मान लो ये वुड है, ठीक है, इसका बीच वाला पार्ट तो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे आप आउटर साइड आते जाते हो ये स्ट्रांगनेस उसकी कम होती जाती है, तो आउटर साइड का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है ये बहुत वीक होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ये होते हैं रिजिड, रिजिड और नॉट कंप्रेसिबल। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, रिजिड और नॉट कंप्रेसिबल। जबकि ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं बट सम एक्सटेंट ऑफ कंप्रेस, सम एक्सटेंट कंप्रेसिबल। मतलब रिजिड तो हैं बट इनका कुछ पोर्शन है जिनको इनको कुछ पोर्शन तक अपन कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इनको कंप्रेस किया जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते। उसके अलावा जब बात आती है तो इनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स, मतलब वास्तविक सॉलिड्स बोला जाता है इनको, ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक सॉलिड के जैसी हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी लिक्विड टाइप से प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो मतलब आभासी, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिक्विड से मेल खा रही है या लिक्विड जैसी है, जैसे कुछ अमाउंट में कंप्रेस होना, क्योंकि लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा नहीं होती बट कुछ अमाउंट में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि सूडो सॉलिड्स बोला जाता है या इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब कि एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया गया लिक्विड को, तो वो सॉलिड जैसी बिहेवियर शो कर रहा है बट वो सॉलिड नहीं है। तो ये इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं या इनका कंपैरिजन होता है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इनका कंपैरिजन। तो अगर आपको पूछा जाए इन पे शॉर्ट नोट तो आप इन सब पॉइंट्स को एक साथ मिला के लिख सकते हैं, और अगर आपको इनमें कंपैरिजन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इनका कंपैरिजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर कितने टाइप में बांटा जा सकता है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कितने टाइप में बांटा जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपन बात करेंगे, अपन ने पहले तो पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, इसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब बात करेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग के बेसिस पे कौन से सॉलिड्स को बांटा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनको आगे 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे अपन डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको बोला जाता है, फर्स्ट टाइप था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट टाइप जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अपन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे जो मेन पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको आगे फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है नॉन पोलर, सेकंड होता है पोलर, और थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट जब बात की जाती है नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब ये है कि जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट इसके जो होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके बीच में कौन सा फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, इनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्सेस मान सकते हैं, या अपन डिस्पर्जन फोर्सेस मान सकते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। ये फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, और इनका नेचर जब देखा जाता है तो नेचर इनका सॉफ्ट होता है। ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखे जाते हैं, एग्जांपल्स में आ जाते हैं जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, I2 हो गया। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पोलैरिटी नहीं जनरेट हो पाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो फिर क्या होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में कैसे अट्रैक्ट होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस से या लंदन फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी बाद में जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लैश होता है, इंसुलेटर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद बात की जाती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जब अपन बात करेंगे तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट होने का मतलब क्या है, जैसे इसके एग्जांपल से अपन देख सकते हैं। एग्जांपल है इसका HCl, ठीक है। HCl से अपन समझ सकते हैं। HCl की जब बात की जाती है तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है थोड़ा, जिसको अपन कह सकते हैं पार्शियल चार्ज यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो अब ये क्या करता है, जैसे अदर मॉलिक्यूल है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे जो देखो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इनका भी वही होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इंसुलेटर होंगे और सॉफ्ट इन नेचर होंगे। उसके बाद थर्ड बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहले कंडीशंस क्या है कि एक तो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है। जैसे इसके एग्जांपल्स अपन ले लेंगे, HF हो गया, H2O तो लिक्विड में आता है, HF हो गया, ठीक है। और अदर एग्जांपल जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और अदर प्रेजेंट रहते हैं तो उसको बोला जाता है। H2O को भी ले सकते हैं, बट H2O का मतलब कह सकते हैं अपन उसका सॉलिड फॉर्म लेंगे आइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये हो गया, ये पार्शियली नेगेटिव है पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण यहाँ पे ये इस टाइप के सॉलिड्स को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं HF, H2O और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और इनमें भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये भी इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट नहीं हो पाती है, और ये भी सॉफ्ट इन नेचर होता है मोस्टली। तो ये हो जाते हैं अपने फर्स्ट जो टाइप अपन पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के भी आगे तीन टाइप है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो फर्स्ट टाइप आज अपन ने इस वीडियो में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट टाइप अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में, और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। तो वो अपन बाकी के तीन टाइप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए एक टाइप ही पढ़ा है अपन ने इसका, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। ओके।